बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर 1 यानी चैप्टर 15 का सेकंड ईयर बायोलॉजी, और दैट इज़ दी थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रैटेजीज इन मैमल्स, पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग, लेकिन हम सारे मैमल्स की बात करेंगे, ठीक है। और थर्मोरेगुलेट, एक बात याद रखिए, थर्मोरेगुलेट यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग लिखना रहता है तो आप फिर पूरा लिखेंगे कि थर्मोरेगुलेशन क्या होती है, उसमें फिर आगे थे ये तरतीब। तो जो मैमल है ना, याद रखें ये एंडोथर्म्स होते हैं, ये हमें पता है। बहुत सारे मैमल्स, आपकी यहाँ बात नहीं हो रही एक्सेप्शंस की, लेकिन बहुत सारे मैमल्स जो हैं दे आर एंडोथर्म इन नेचर। एंडोथर्म से मुराद ये है कि वो अपनी, अभी पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि वो अपनी हीट खुद ब खुद बनाते हैं अंदर से, और उससे उनको फ़ायदा क्या होता है। देखें, अगर जब जो एंडोथर्म्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उनका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है। जो उनका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, इससे क्या होता है कि उनको कॉन्स्टेंटली जो है ना राउंड द क्लॉक उनको एनर्जी की सप्लाई होती है, जिससे क्या होता है कि वो हर वक्त किसी भी इन्वायरमेंट में रहने की सलाहियत रखते हैं। इससे उनको क्या फ़ायदा होता है कि एवोल्यूशनरी लिहाज से या पूरी दुनिया में उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से या फिटनेस ऑफ विद रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट के हिसाब से उनको इसका बेनिफिट होता है। ये तो एक जनरल मैंने आपको बता दी कि जी हाई मेटाबॉलिक रेट एनिमल्स के अंदर जो होता है, मैमल्स के अंदर जो होता है, उसका फ़ायदा क्या है। लेकिन अब जो हम आगे बात करने जा रहे हैं दैट इज के एनिमल्स, मैमल्स के अंदर या ह्यूमन बीइंग के अंदर स्ट्रेटजीज क्या हैं टेम्परेचर को रेगुलेट करने की। तो एक वैसे तो लिखनी वो आगे चाहिए, लेकिन जनरल सा मैं बताता हूँ। अगर फर्क की अंडर प्रोडक्शन हो हीट की, यानी बॉडी में हीट की कमी हो, तो क्या होता है, और ओवर प्रोडक्शन में क्या होता है। असल में इसको लिखना वैसे ही चाहिए लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर में, लेकिन किताब में इसको थोड़ा सेपरेट दिया हुआ है। अगर आप लिखेंगे तो आप स्ट्रेटजीज को इसी के अंदर इंक्लूड करके लिखेंगे। मैं सिर्फ समझाने की खातिर इनको डिफरेंट लिख रहा हूँ लेट्स से। सो अंडर प्रोडक्शन से मुराद ये होता है जब बॉडी में हीट की कमी हो या किसी वजह से हीट प्रोड्यूस इतनी ना हो, तो उस केस में क्या होता है। नंबर 1, उस केस में सबसे पहले होती है थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस, अब जो थर्मोजेनेसिस का मतलब है हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन मुख्तलिफ तरीकों से हो सकती है, जो उसमें हम बात करेंगे। तो अगर मसल कांपने लग जाए, उससे जो हीट जनरेट होती है उसको हम कहते हैं शिवरिंग मैकेनिज्म, ठीक है जी, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। और जो दूसरे वाला है उसको हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसमें क्या होता है और उसमें क्या होता है। जो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है, इसमें मसल्स बेसिकली दे आर इन्वॉल्व, एंड मसल्स पर्टिकुलरली हम कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट, बार बार उनका रेगुलेटरी साइकिल बड़ा तेज हो जाता है, मसल्स वाइब्रेट एक तरह से करते हैं, और उससे बहुत सारी हीट जनरेट होती है, क्योंकि मस्कुलर एक्टिविटी जब भी हम करते हैं तो उससे हीट जनरेट होती है। तो वो है जी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, और ऐसा आपने जिंदगी में एक्सपीरियंस भी किया है। जो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है, ये हार्मोनल कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है बेसिकली। इसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो बॉडी का एक मेटाबॉलिक लेवल थोड़ा सा अप कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, यानी बॉडी के अंदर रिएक्शन तेज होना शुरू हो जाते हैं। जब बॉडी के अंदर रिएक्शन तेज होते हैं तो उससे हीट भी ज़्यादा जनरेट होती है, जिसे नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं, यानी ऐसी हीट प्रोडक्शन जो कि शिवरिंग के अलावा प्रोड्यूस की जाती है। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। फ़र्क ये है, इसमें एक और चीज़ है दैट इज द ब्राउन फैट। ब्राउन फैट ये सारे मैमल्स में नहीं होती, कुछ मैमल्स में होती है। ब्राउन फैट से मुराद ये खास किस्म की फैट हो जो जल्दी मेटाबोलाइज हो जाती है। आमतौर पर फैट जल्दी मेटाबोलाइज नहीं होते हैं, आपको पता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की बारी आती है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स खत्म होंगे तो फिर फैट्स की बारी आएगी। लेकिन फैट्स, ये वाली फैट जो है जल्दी मेटा, और आपको पता है फैट ज्यादा हीट, ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, लिपिड्स डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो इस वजह से ये ब्राउन फैट की दे पोजेस, एंड सडनली जब जरूरत पड़ती है तो वो उसको यूटिलाइज करके अपनी बॉडी में हीट प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो ये है ये अंडर प्रोडक्शन के लिहाज से। और अगर बॉडी में ओवर प्रोडक्शन हो तो वो सिंपली मैकेनिज्म है, क्या बोला, वो इवेपोरेटिव कूलिंग, या फिर जिस तरह आपको पता है कि पसीना वगैरह, ठीक है। तो ओवर प्रोडक्शन में दो ही मैकेनिज्म है, हम कहेंगे इवेपोरेटिव कूलिंग, और जो दूसरा है दैट इज द वही वेजोडाइलेशन और वेजोकंस्ट्रिक्शन, यानी स्किन की तरफ ब्लड, यानी हम कहेंगे रेगुलेशन या मोर ब्लड फ्लो टू स्किन, ठीक है जी। तो उससे क्या होगा कि स्किन की तरफ ब्लड ज़्यादा जाएगा, तो ये जल्दी से लूज हो जाएगी, डेसिपेट हो जाएगी। ये तो हो गई जनरल बात कि ये क्या है। अब ये बेसिकली आपने इसी के अंदर लिखना है जो नीचे, लेकिन किताब में हेडिंग सेपरेट बनी हुई है, तो मैं आपको उसी लिहाज से पढ़ा रहा हूँ।
कोल्ड टेम्परेचर एंड वार्म टेम्परेचर, यानी कि बॉडी में हीट की कमी हो या बॉडी में हीट की ज़्यादा हो। तो उसमें क्या है, सबसे पहले फिर वही बात आगे देखें कि अगर बॉडी में कोल्ड टेम्परेचर है, ठंड है, तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन टू द स्किन, यानी कि अगर आप गौर करें वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन टू द स्किन की तरफ ब्लड फ्लो बहुत कम कर दिया जाता है, इवन मसल्स की तरफ भी ब्लड फ्लो कम कर दिया जाता है जब तक आप हैवी एक्सरसाइज में मुलविस ना हो तब तक। और इससे क्या होगा कि बॉडी के एक रीजन में तो टेम्परेचर कुछ और होता है और बॉडी के दूसरे, इसको हम कहते हैं रीजनल डिफरेंसेस ऑफ द टेम्परेचर इन द सेम बॉडी। कि अगर उस एक बंदा है, अगर आपको कभी आपको पता है कि सर्दियों में जब कभी हमारी बॉडी का टेम्परेचर या इधर या मुंह के अंदर या सही है, तो दैट इज ऑलमोस्ट नॉर्मल, और जो हमारे हाथ होते हैं, जो पैर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, ठीक है, वो ऐसे जैसे बर्फ हो गई है, ठीक है। तो दैट इज द वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन टू द स्किन, यानी स्किन की तरफ एंड मसल्स की तरफ ब्लड फ्लो कम कर दिया जाता है इन केस ऑफ कोल्ड टेम्परेचर। फिर दूसरे यानी कोल्ड जब टेम्परेचर, दूसरे नंबर पे क्या होता है कि बहुत सारे मैमल्स, नॉट ह्यूमन बीइंग, वो क्या है जी, वो ट्रैप करते हैं एयर को, ट्रैपिंग अ लेयर ऑफ स्टिल एयर। स्टिल एयर एक्ट एज एन इंसुलेटर, याद रखिएगा। तो जहाँ वो क्या करते हैं कि अपनी फर जो है या अपने जो उनकी प्लूमेज या जो भी उनके ऊपर बाल हैं, वो उनको खड़ा कर लेते हैं इस तरह से। वो कैसे खड़ा करते हैं, क्योंकि हर बाल जो है उसकी बेस के ऊपर एक मसल होता है, छोटा सा भाई, उसको कहते हैं रिट्रैक्टर फॉलिकुलाई मसल। ये खींचता है और जो बाल हैं वो ऐसे खड़े हो जाते हैं इस तरह, ठीक है, जिसको आप गूज बम्प्स भी का भी नाम देते हैं। तो वो जो है वो ऐसे बाल पहले बैठे होते हैं तो ऐसे फ्लफ सी बन जाती है। उससे क्या होता है, एयर की एक लेयर जो है ना वो उन बालों के दरमियान ट्रैप होती है। कंबल भी इसी असूल पे काम करता है, ठीक है। तो वो जो एयर की एक लेयर ट्रैप हो जाती है, वो इंसुलेटर के तौर पे काम करती है और वो हीट को ना बॉडी से बाहर नहीं जाने देती। तो इससे भी फायदा होता है कि बाहर जितनी मर्जी ठंड हो, अंदर की हीट लॉस नहीं होगी। ये दूसरा तरीका है। तीसरा होता है जो इंसानों के अंदर है, दैट इज द फैट लेयर अंडर द स्किन। इसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस फैट। सब मतलब नीचे, क्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे वाली फैट की एक लेयर होती है अच्छी खासी। जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं उनमें ज़्यादा मोटी बड़ी होती है, जो लोग नॉर्मल होते हैं उनमें भी होती है लेकिन बहुत थोड़ी। तो वो जो लेयर है फैट की, फैट भी इंसुलेटर का काम करती है और इंसान भी ज़्यादा इसलिए मोटे बंदे को ज़्यादा सर्दी नहीं लगती लेकिन गर्मी ज़्यादा लगती है। अच्छा जी, उसके बाद जो कुछ जो है वो सी मैमल्स हैं, उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा मोटी लेयर होती है उनकी स्किन के नीचे, वेल्स वगैरह के अंदर, वो जो समंदर के बिल्कुल बहुत बेस में रहते हैं ज़्यादातर, तो उनके अंदर फैट की बहुत मोटी लेयर होती है जिसको ब्लबर कहते हैं, और इसी पे वो बेसिकली इन्हिसार करते हैं अपनी बॉडी का ठंड के अंदर अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने में। और वार्म टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वार्म टेम्परेचर में अब सिंपल स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन एक है कि ऐसे जो रहते हैं वार्म टेम्परेचर में, मतलब गर्म पानी में, तो वो पानी में रहने वाले तो वो क्या करेंगे कि वो अपनी लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स टू द स्किन या इन द स्किन, वो स्किन की तरफ ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, उनकी बहुत सारी नालियाँ खून की जो है वो स्किन की तरफ जाती है। इससे क्या होता है कि वो एक्सटर्नल वाटर को अपना जो है वो लूज कर देते हैं बॉडी का जो हीट है। सेकेंडली जो इनके अंदर है दैट इज इवेपोरेटिव कूलिंग, ये भी इंसान भी यूज करते हैं। इवेपोरेटिव कूलिंग जो है उसमें क्या होता है कि पसीना, एक्टिवेशन ऑफ द स्वेट जो है वो प्रोड्यूस होता है, उसमें पानी होता है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, वो बॉडी के ऊपर एक लेयर बन जाती है और जब कभी मतलब ज़रूरत पड़े तो वो ऊपर से लूज हो जाते हैं, मतलब वो वाटर उड़ता है और बॉडी हीट डेसिपेट हो जाती है। और थर्ड चीज़ दैट इज सलाइवा, ये जो है या यूरिन, ये बेड्स वगैरह क्या करते हैं, चमगादड़ वगैरह के यूरिन को, ये सलाइवा को अपने ऊपर स्प्रे कर लेते हैं या एक दूसरे के ऊपर स्प्रे कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो है वो इवेपोरेट होता है तो इनकी बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाती है। तो ये तो है जी रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज के बारे में। अब एक नया टॉपिक है दैट इज ये साथ ही हम पढ़ेंगे, दैट इज थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक मैकेनिज्म। मैंने कुछ पहले बना दिया क्योंकि इतना टाइम नहीं था, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है।
तो इसमें क्या हुआ कि ये एक जनरल सी बात है, जिस तरह एक थर्मोस्टेट काम करता है। थर्मोस्टेट में क्या होता है कि एक सेंसर लगा होता है जो रिसेप्टर, याद रखिए ये फीडबैक मैकेनिज्म सिर्फ दो चीजें होती है, तीन चीजें थर्मोस्टेट में होती है, रिसेप्टर, फिर उसका कंट्रोल सेंटर और उसके बाद होता है इफेक्टर। ये तीन चीजें होती हैं। तो होता क्या है कि फर्क किया, एक एसी है तो एसी का एक सेंसर होता है, वो रिसेप्टर है, वो देखेगा टेम्परेचर डाउन हो गया है या ज़्यादा हो गया तो वो एसी को ट्रिप कर देगा। तो वो क्या होगा कि वो पीछे प्रोग्राम जो कंट्रोल सेंटर है उसको बताएगा और वो उसके कंप्रेसर को ट्रिप कर देगा। कंप्रेसर जो है वो इफेक्टर है। जब कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो एसी का उसको सेंस करेगा सेंसर, और वो फौरी तौर पे प्रोग्राम को भेजेगा। प्रोग्राम जो है वो कंप्रेसर को चलवा देगा और कंप्रेसर जो है वो टेम्परेचर को नॉर्मल पे ले आएगा। तो इसको हम कहते हैं इफेक्टर्स, ठीक है। ये एक इसी असूल पे काम करता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ठीक है। वो क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन है इसके अंदर एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, वेरी स्मॉल पार्ट, और हाइपोथैलेमस के अंदर जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर है या थर्मोस्टेट कहते हैं उसको हम, ठीक है। और वो जो उस पे एक सेट पॉइंट है दैट इज दी फर्क किया 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो ये है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और ये उसकी कर्व नॉर्मल चल रही है कि इतना रहना चाहिए। इससे अप डाउन होता ही रहती है, ये नॉर्मली है। लेकिन जब अप होता है टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होता है तो कूलिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाते हैं, और जब डाउन होता है तो हीटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें होता क्या असल में, जब हाई टेम्परेचर होता है तो हाई टेम्परेचर को सेंस करने के लिए कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो ब्रेन में भी होते हैं, ठीक है, इन ब्रेन स्किन में भी होते हैं, ठीक है, और भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर होते हैं। वो जो है वो मैसेज भेजते हैं किसको, हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस को कहते हैं कि भाई साहब टेम्परेचर हाई हो गया। तो वो क्या करता है कि इवेपोरेटिव कूलिंग यानी स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट करा दिया, ठीक है जी, फर्क किया बॉडी को, यानी इसमें लिख देना स्वेट ग्लैंड एक्टिवेशन। फिर वो क्या करेगा जी, बॉडी को वाटर की प्यास लग जाएगी, ठीक है, और उसके अलावा कुछ हार्मोन्स रिलीज करवा देगा। हाइपोथैलेमस रिलीज करवाता है हार्मोन्स उधर से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कि बॉडी से वाटर के लॉस को रोका जाए किडनी के जरिए। तो ये भी वो सारे काम कर दिए। तो जब इसकी वजह से टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर हो गया नॉर्मल, यानी ये कर्व ऊपर गई थी, यहाँ कूलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हुए, ये वापस आ गई। जैसे ये वापस आई वो इन रिसेप्टर को कर देगी ब्लॉक, और हाइपोथैलेमस का ये वाला काम सारा रुक जाएगा। इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक के रिसेप्टर ने पैगाम दिया इफेक्टर को, हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस ने इफेक्टर एक्टिवेट किया, जब काम नॉर्मल हुआ तो उन्हीं रिसेप्टर को बंद कर दिया गया। यानी एक जो प्रोसेस है उसका जो रिजल्ट निकला उससे वो प्रोसेस खुद ही बंद हो गया। समझ आ गई ना बात की, इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, द इनहिबिशन ऑफ अ प्रोसेस या इनहिबिशन ऑफ अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म बाय इट्स ओन प्रोडक्ट, ये इसको हम कहते हैं। इसी तरह अगर लो टेम्परेचर होगा, इसी तरह मैसेज इधर जाएंगे, हीटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। हीटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होंगे तो दोबारा लो टेम्परेचर के जो रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि, और हीटिंग मैकेनिज्म क्या है वो हमने पढ़ लिया, लो टेम्परेचर के मैकेनिज्म और अंडर प्रोडक्शन या हाई टेम्परेचर के मैकेनिज्म। तो ये है जी, दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक मैकेनिज्म। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और लास्ट में है ये पायरेक्सिया। पायरेक्सिया में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताने लगा हूँ, ये डेफिनेशन फिर मैं इंग्लिश में रिपीट कर दूंगा। पायरेक्सिया असल में होता क्या है, ये बुखार है असल में, ये हाई टेम्परेचर नहीं है, ये हाइपरथर्मिया नहीं है, ये बुखार होता है। बुखार से मुराद क्या है, असल में जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए या कुछ मसले मसाइल हो जाए तो, या इन्फ्लेमेशन किसी जगह पे कोई अंदर सूजन हो गई है, वो सोजश हो गई, उससे क्या होता है कि जो बहुत सारे वहाँ ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया। ल्यूकोसाइट्स आमतौर पे यानी डिफेंस होता है बॉडी का, और ये घूम रहे होते हैं बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर या किसी जगह पे इनकी कॉलोनियाँ बनी होती हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो ये ब्लड पे आते हैं। आमतौर पे ब्लड में इतने आमतौर पे 7 से 8 हज़ार बार क्यूबिक मिलीमीटर तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उस खास जगह के ऊपर आके। वहाँ पे ये फिर लड़ाई होती है इनकी और बैक्टीरिया की। उससे क्या होता है कि दोनों मरते भी हैं। इसी तरह दोनों की वजह, इन दोनों की वजह से इन्फ्लेमेशन, लड़ाई की वजह से थोड़ी सी और बढ़ती है, और जो इन्फ्लेमेशन है उससे कुछ इन्फ्लेमेटरी मटीरियल्स निकलते हैं, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस कहते हैं, जिसको हम इंटरल्यूकिन्स वगैरह या मुख्तलिफ और चीज़ें होती हैं, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं, ठीक है। ये सारे क्या यानी ये सारे जाके क्या करते हैं, ये जो हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट है उसको चेंज कर देते हैं। जो हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, तो बॉडी को लगता है कि हम तो अंडर प्रोडक्शन में हैं। यानी ये मैं अगर आपको एक चीज़ इस तरह समझा दूँ, फिर मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ, ठीक है जी।
और पायरेक्सिया को मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वो क्या है कि अगर क्या हुआ इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, इन दोनों चीजों में क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइट्स बढ़ जाते हैं। ये नॉर्मल चीज है, इसमें कोई गलत नहीं है। और जब ल्यूकोसाइट्स बढ़ जाते हैं और इससे क्या होता है साथ में प्लस इन्फेक्शन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं, इन सारों की लड़ाई और इन्फ्लेमेशन की वजह से कुछ इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जिनको हम कहते हैं इंटरल्यूकिन्स या प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये जो होते हैं ये सारे क्या करते हैं जाके हाइपोथैलेमस को का जो सेट पॉइंट है, ठीक है, उसको चेंज कर देते हैं। और उस फर्क किया, वो 37 पे सेट था और उसको 39 कर दिया। अब बॉडी को लगे हम तो 2 डिग्री नीचे हैं, हमें तो और हीट प्रोड्यूस करनी चाहिए, तो बॉडी हीटिंग मैकेनिज्म चला देती है। जब बॉडी हीटिंग मैकेनिज्म चला देती है, टेम्परेचर बढ़ता है या 39 पे जाता है, वो रिसेप्टर कहते हैं क्या हो गया आप लोग आगे टेम्परेचर हाई है तो आप थर्मो और तेज कर रहे हैं, वो फिर दबा मैसेज भेजते हैं हाइपोथैलेमस को कि भाई क्या करी जा रहे हो कि टेम्परेचर, तो उसको फिर ख्याल आता है। फिर क्या होता है कि और ऊपर से हम पैराडोल खा लेते हैं। पैराडोल वगैरह क्या करती है, वो इन चीजों को, ये जिन्होंने टेम्परेचर सेट पॉइंट को बदल दिया था, वो इनको ब्लॉक करती हैं। बस जब वो इनको ब्लॉक करती हैं तो क्या होता है कि या इनको उस जगह पे जाके लगने नहीं देती, ठीक है, उससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर सेट पॉइंट होते हैं उसको इफेक्ट नहीं होता, सही है, या अगर इफेक्ट हुआ है तो उसको कम कर देती हैं, ठीक है। अब जब कम होता है तो ओरिजिनल सिचुएशन पता लग जाती है हाइपोथैलेमस को कि टेम्परेचर तो हाई था, मतलब हम तो फिर भी गर्म करी जा रहे थे, टेम्परेचर सही था, हम उसको मजीद गर्म कर रहे थे, तो फिर क्या होता है कि वो जो है वो सेट पॉइंट नॉर्मल आ जाता है और हमें अचानक पसीना आता है और फिर बॉडी कूल डाउन होकर बुखार उसका उतर जाता है। ये है जी पायरेक्सिया, यानी इन केस ऑफ इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन द इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस फ्रॉम द leukocytes as well as the infective particles, they cause the change in the set point, yeah, they higher the set point in the hypothalamus of the set point of temperature in the hypothalamus. This leads to the activation of the thermogenic mechanisms या फिर heating mechanism of the body which lead to increased body temperature. This is called pyrexia और बाद में फिर जो होता है वो मैंने बता दिया। कोई और सवाल है तो पूछें जी, ये चैप्टर आपका आज एंड हो गए हैं।